पंखों में ही शक्ति नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। नारी जब ठान ले कुछ तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब भी आगे बढ़कर करती है कुछ काम, हर किसी को मिलता है अपना नया मुकाम। हमेशा करते रहे नारी शक्ति का सम्मान। हैप्पी वुमेन्स डे 2025। और इसकी शुरुआत करना चाहूंगी एक झलक के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले तो हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए, नारी शक्ति को याद करने के लिए, नारी शक्ति के स्ट्रगल को जानने के लिए काफी सारी महिलाएं जुड़ गई हैं, सशक्त महिलाएं जुड़ गई हैं। सशक्त महिलाओं से तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उन महिलाओं से भी चर्चा करेंगे जो रोज मेहनत करती हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। और आज सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगी तमाम महिलाओं का जो हमारे यहाँ पर मेहमान बतौर जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो प्रतिमा बागरी जी का स्वागत करती हूँ, मध्य प्रदेश मंत्री हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता जो कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है, उनका भी स्वागत है विस्तार न्यूज पर। पॉलिटिशियन रोशनी यादव का भी स्वागत है। सोनाली दुबे एएसपी जबलपुर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रानी देवांगन जो कि एक कुक हैं रायपुर से, उनका भी बहुत स्वागत है। और आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और प्रतिमा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आज का दिन मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बेहद खास रहा है। आज किस्त जारी की गई है लाडली बहना योजना की, आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए, मैं सर्वप्रथम महिलाओं को और हमारे देश की सशक्त महिलाओं को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रयास किए हैं, उसमें सबसे बड़ा और अग्रणी कदम ये महिलाओं को लाडली बहना बनाकर और उनको समय समय पर बिना चूक के ये राशि जो 1250 की है उनके खातों में अंतरित करके और उनके दिनचर्या में जो है ताजगी, स्फूर्ति और उनके परिवार में खुशहाली लाने का हमारी सरकार नित नया प्रयास करती रहती है। उसके लिए मैं सभी बहनों को आज बधाई देती हूँ कि आज उनके खाते में ये राशि अंतरित की गई है। और निश्चित तौर पर इसके लिए मैं हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने इस योजना को लगातार बिना देरी के महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बिल्कुल प्रतिमा जी, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। आपसे सरकार की योजनाओं के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन हमारे साथ सोनाली दुबे एसपी जबलपुर भी जुड़ गई हैं। आपका रुख करना चाहूंगी। सोनाली जी, आपने भी देखा होगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया था, उसमें महिला पुलिसकर्मी थी। इस सम्मान को किस तरीके से देखती हैं? ये सच में हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी महिलाओं पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सौंपी थी और उसे बखूबी से उन्होंने पूरा किया है। और ये सच में हमारे लिए गर्व का विषय है कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए योग्य पुलिस मैंने महिलाओं को माना था। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रतिमा जी, आप बने रहिएगा क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं हर वर्ग की महिला से बातचीत करने की। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी यादव जी भी मौजूद है। रोशनी जी, किस तरीके से देखती हैं महिला सशक्तिकरण की स्थिति की, मौजूदा स्थिति की अगर बातचीत की जाए अपने देश में? तो मौजूदा स्थिति में आज लगभग जिस तरीके से सुधार होना चाहिए था 1947 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस परिवार ने महिला प्रधानमंत्री भी दिए, महिला राष्ट्रपति भी दिए हैं और अन्य तमाम पदों पे महिलाओं को स्थापित किया है। और जब महिला सशक्तिकरण की हम वाकई बात करते हैं तो मुझे लगता है सामान्य रूप में
क्योंकि जब राजनीतिक दल में हम महिलाओं की प्रतिभा भी देखते हैं, जैसे कि आज लाडली बहना की बातें हो रही है, वहीं लाडली बहनाओं को भिखारी कहा जाता है, भीख दे दी जाती है, तो वो सशक्त मायना नहीं होता। सशक्त मायना सही मायनों में वो होता है कि जब अगर एक महिला को सशक्त करना है तो राजनीतिक रूप से उसकी विचारधारा को आपको विकसित करना होगा, आर्थिक रूप से उसको सक्षम बनाना होगा, संगठन का एक पूरा जुड़ाव होकर के उसको पूरी ताकत पहुंचानी होगी, तब हम एक बहन को सशक्त करने की बात कर सकते हैं। क्योंकि कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा के मायनों में किसी पद पर रहे या किसी डॉक्टर के माध्यम से, चूंकि तमाम बहनें जुड़ी हैं, लेकिन उनको घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक दायरा बनाते हुए अपनी भूमिकाओं को तय करना होता है। और इस भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण जो पायदान होता है वो पुरुष का होता है। आज देश में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे तमके जो है बहनों ने लिए हैं, वहीं हम देश में जो पहलवान बेटियां जहां हमें गोल्ड मेडल दिलाती हैं, लेकिन अगर वो न्याय की भीख मांगती हैं तो उसको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के राजनीतिक लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है। तो आज अगर हम सही मायनों में बहनों की तरक्की की और सशक्तिकरण की बात करें, क्योंकि आज वो बहनें भी हैं जो मजदूरी करती हैं, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, जो किसी भी मायने में प्रताड़ित हैं उस पर चर्चा करने वाला कोई नहीं है, कितनी प्रताड़नाएं वो झेल रही हैं। और आज राजनीतिक रूप से भी अगर सक्षमता की मैं बात करूं तो मुझे लगता है, मैं पार्टीगत भी बात करूं कि वहीं बीजेपी में बात कर लें तो भाई 30% के आसपास, और कांग्रेस में भी लगभग, आप अगर लगभग मैं आंकड़ा बताऊं तो 230 के आसपास ये पहुंचा होगा कि विधायक बहनें चुनी गई होंगी। लेकिन उसके बाद भी सशक्त आपने कितना किया? आप वोटिंग सशक्त, आप यहाँ पर सवाल खड़े करिए। हालांकि हमारा मकसद यहाँ पर सियासत पर बातचीत करने का नहीं है, महिला सशक्तिकरण पर बातचीत करने का है। प्रतिभा जी, आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर कहना है रोशनी जी का कि कहीं ना कहीं सिर्फ ऊपरी तौर पर सशक्तिकरण किया जा रहा है, और मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर भी यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आप कैसे मानती हैं, क्या भागीदारी बढ़ी है नीति निर्माण में महिलाओं की? देखिए, निश्चित तौर पर मैं उनकी कही गई बात का तो बिल्कुल खंडन करती हूँ, और ये भिखारी शब्द का भी जो उन्होंने उल्लेख किया, मैं इसका भी खंडन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महिलाओं को लेकर नीतियां बनाई हैं और जो नियत से बनाई हैं वो साफ है, और उसका जीवंत उदाहरण अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में उन्होंने स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री जो है महिला नेतृत्व को चुना है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ वक्तव्य में नहीं है, इसको जीवांत देख सकते हैं। मैं सबसे युवा मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश शासन में कार्यरत हूँ और कार्य कर रही हूँ, और कार्यकुशलता में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखी गई है। तो देखिए, आलोचना करना, आरोप लगाना ये आसान बात है, लेकिन धरातल पर जब काम करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर काम करके दिखाया है। और आज वास्तव में अगर गांव, ग्रामीण अंचल में, मेरा खुद का ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, और ग्रामीण अंचल में आप जाइए तो महिलाओं को सशक्त भी पाएंगी, मुखर भी पाएंगी, और योजनाओं से वो परिपूर्ण जानकारी भी रखती है, उससे जुड़ी हुई है। एसएचजी जो स्व सहायता समूहों की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में एसएचजी ने बहुत सी एमएसएमईज खोली हैं, लघु उद्योग के माध्यम से वो कमा रही हैं। आज मैं खुद ड्रोन दीदी खुद देख के आई हूँ कि किस तरह महिलाएं, गांव की महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं। उन्होंने 4 लाख की जो राशि का है वो आय की है एक साल में। एक साल में उन्होंने 4 लाख स्वयं कमाए। वो घरेलू महिला जो 1 रुपए नहीं कमाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो स्कीम्स बनी है उनका लाभ लेते हुए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का सहयोग बहुत मिला है। फिर चाहे अभी हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव की बात कर ली जाए। प्रतिमा जी, मुझे जानकारी मिल रही है कि आपके पास समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन फिर भी वो महिलाएं जो राजनीति में आना चाहती है उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगी? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में नगरीय निकाय में और ग्रामीण निकायों के चुनाव में 50% का आरक्षण महिलाओं को है। अभी हमारी सरकार ने 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को दिया है। तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आए, और साथ ही हम लोग आह्वान करते हैं उस स्वतंत्र रूप से महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए, जिसमें हम जैसी सक्षम महिलाएं उनकी गाइडेंस करती हैं, उनको बताती हैं कि कैसे राजनीति के क्षेत्र में वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं।
और स्वाभाविक है कि जब महिला सफल होती है तो उसमें पीछे से घर वालों का सहयोग लगता है, उनके पति का, उनके पेरेंट्स का सपोर्ट लगता है, उनकी अनुमति लगती है। तो निश्चित तौर पर जहां परिवार में सामंजस्य बन रहा है, जो इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं कि हाँ महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और आज राजनीति में भी हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ के हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और राजनीति में आया आरक्षण कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इशारा करता है। प्रतिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि हर वर्ग की महिला हमारे साथ जुड़े, हर वर्ग से हम उनका इंटेक ले सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब सीधा आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर नेहा गुप्ता, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं आप। हम जानते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर बहुत बड़ी वजह बनी हुई है। मेरे पास कुछ आंकड़े भी है कि हर 4 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर का मामला अपने भारत में देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा मौतें भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ही होती जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर ये जो बढ़ती चिंता बन रहा है, इसके लिए जो जागरूकता है उसमें कहीं ना कहीं कमी मानती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ा परेशानी है। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जब पेशेंट्स अर्ली स्टेज में हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें सभी पद्धतियों से ट्रीटमेंट देने के बाद में पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो यही है कि अवेयरनेस की कमी है। लोगों को उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता भी है तो महिलाओं का जो प्रॉब्लम होता है कि अपनी बात को पूरी तरीके से फैमिली में नहीं रख पाना, शर्म का एक संकोच का विषय भी होता है, उस चीज़ के कारण भी वो पीछे रह जाती हैं। ये कुछ विषय हैं जिनके कारण हम जो महिलाओं को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उन्हें मिस करते हैं। वो एक जो गोल्डन पीरियड होता है उसे मिस करते हैं जी। जिसके कारण जो मौत की आपने बात की कि मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर में, जिसके कारण इन्हीं कारणों से ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी कोशिश है, आपसे और भी चर्चा करेंगे ब्रेस्ट कैंसर पर, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर वर्ग की महिला से आपकी मुलाकात करवाएं। क्योंकि देखिए, अगर एक आम गृहिणी भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक नारी शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। हमारे साथ अर्चना गोयल इंदौर से गृहिणी भी जुड़ गई हैं। अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगी? एक होम मेकर हैं आप, और आमतौर पर हमारे कामों को, एक गृहिणी के कामों को माना जाता है कि ये तो कुछ काम ही नहीं करती हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहती है कि आप कैसे काम करती हैं, कैसे अपनी दिनचर्या काटती हैं? मैं अपनी दिनचर्या तो आम महिला की तरह ही होती है। मेरी भी सभी तरह के काम करना होते हैं मुझे, पर मेरे साथ में थोड़ा सा केस इसलिए अलग है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्पाइन इंजर्ड है, तो मुझे थोड़ा उनकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर है, तो मुझे उनको भी देखना पड़ता है। पर अभी जो मैंने चर्चा सुनी उस पे मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगी कि सरकार बिल्कुल शक नहीं है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम कर रही है, पर उसमें जो बू आ रही है वो चुनावी राजनीति की जो है वो बू है। आप देखिए कि जो महिला है, मजदूर वर्ग है, उनको लाडली बहन योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है, पर पैसा वाकई में क्या उनको मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करें। मैंने अपने आसपास देखा है कि 90% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पतियों ने अकाउंट खुलवा रखे हैं, और उनके अकाउंट में पैसे आते से ही वो उसकी शराब पी जाते हैं, घर में आके मारपीट करते हैं। और वो जो वर्ग है महिलाओं का, वो काम करके, घरों में काम करके या कुछ और छोटे मोटे काम करके अपनी घर गृहस्थी चला रही है। तो मेरा ये सोचना है कि उनको कम से कम बैंक जा कर के अकाउंट खोलना सिखाया जाए, उनको मोबाइल में जो बेसिक नॉलेज है ऑपरेशन का वो उनको सिखाया जाए, साक्षरता सिखाया जाए, ताकि उनको थोड़ा सा पढ़ना लिखना, अपनी सिग्नेचर करना, बिल्कुल आप सही और रोशनी डाल रही हैं कि किस तरीके से शिक्षा बहुत जरूरी है। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की रोल प्ले करती है। रानी दिवांगन जी एक कुक हैं, रायपुर से जुड़ी हुई हमारे साथ। रानी जी, एक कुक है आप, और कहा जाता है कि माँ के हाथ में जो स्वाद होता है उसको दूर बैठे बच्चे जो हैं वो मिस करते हैं। और आपके पास आएंगे हम, लेकिन सोनाली दुबे का रुख कर लेते हैं क्योंकि उनके पास भी वक्त का थोड़ा सा अभाव है। सोनाली जी, पुलिस लाइन में आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? और आमतौर पर माना जाता है कि पुरुषों का ही प्रोफेशन है, यहाँ पर एक महिला कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन आपने किस तरीके से उन तमाम आलोचनाओं को पीछे छोड़ते हुए अपना मुकाम हासिल किया?
मैं ये मानती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को उसकी डेस्टिनी ड्राइव करके ले जाती है। तो मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। उस समय तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पुलिस में आऊँगी, बट मैं ये निश्चित तौर पे बताना चाहूँगी कि पुलिस की जॉब महिलाओं के लिए सच में बहुत अच्छी जॉब है। और मैं आई हैव कम्प्लीटेड माई 23 ईयर्स इन दिस जॉब, और मुझे लगता है कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। और चुनौती के रूप में यदि पुलिस की नौकरी को देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस नौकरियों में पहले जो है सिर्फ पुरुष लोग ही थे, परंतु मुझे लगता है महिलाओं के आने के बाद में ये जो डिपार्टमेंट है ये ज़्यादा संवेदनशील हुआ है। और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है। जबकि आबादी 50% महिलाओं की होती है तो उनका रिप्रेजेंटेशन हर सर्विस में होना चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है पुलिस जो है वो कठिन है परंतु एक बहुत अच्छा पद है महिलाओं के लिए। बिल्कुल कठिन है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन देखिए, भले ही सामाजिक तौर पर डिफरेंसेस को हम नेग्लेक्ट कर भी दे, लेकिन बायोलॉजिकल तौर पर भी एक पुरुष और एक महिला में अंतर पाए जाते हैं। किस तरीके की चुनौतियां आपको आई जब आप इस सर्विस में आई? तो ये बिल्कुल सही है कि प्रकृति ने महिला और पुरुष को अलग अलग बनाया है। अगर हमारे कुछ पॉइंट्स वीक होते हैं तो कहीं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्ट्रांग होते हैं। महिलाओं को अगर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यद्यपि मैं तो नहीं मानती, लेकिन यदि देखा भी जाए तो वो वहाँ अगर वीक होती है तो दे आर मेंटली स्ट्रांग। तो जब डिसीजन लेना होता है या फर्म तरीके से किसी डिसीजन को अप्लाई करना होता है, मुझे लगता है पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो ज़्यादा सशक्त रूप से जो है वो निर्णय ले पाती हैं, और एक बार निर्णय लेने के बाद उसे पूरा करने में भी वो अडिग रहती हैं। तो आई गेस आज के समय में फिज़िकल जो है स्ट्रेंथ वो तो अब मैटर नहीं करती है। अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं तो दोनों ही की स्ट्रेंथ बराबर होगी। मेंटल टफनेस की ज़रूरत इस तरह की जॉब में होती है, और मुझे लगता है महिलाएं उसमें ज़्यादा सक्षम होती हैं। बिल्कुल सोनाली जी, मुझे जानकारी ये मिल रही है कि आपके पास भी समय का अभाव है। हम तो यही चाहेंगे कि आप रुके, लेकिन अगर आपकी बाध्यता है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रानी जी, अब आपके पास आना चाहूँगी। कुक आप हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये रोल हो जाता है। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि एक महिला का काम है खाना बनाना, इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन आपने उसको प्रोफेशन भी बनाया है। जी, रानी जी, आप सुन पा रही हैं मेरा सवाल? आपने सुना क्या? हाँ जी मैम। तो रानी जी बताइएगा कि हम महिलाओं को बोला जाता है कि खाना बनाना तो आपका काम ही है, बचपन से हम देखते हैं, लेकिन उस चीज को आपने प्रोफेशन चुन लिया, ये कैसे संभव हो पाया? अब हम एक नॉर्मल गिट की महिलाएं हैं मैम, ज़्यादा एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करती हैं, एक छोटे से परिवार से, जहाँ से मतलब लेडीज़ को ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि पाबंदियाँ होती है गृहिणी को। छोटा परिवार जहाँ मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, परिवार भी देखना पड़ता है, बच्चे हैं, परिवार, घर, सबको देख के उसके बाद घर की परिस्थितियाँ देखने के बाद ये डिसीज़न लिया कि मतलब खाना बनाना एक सेफ़ है। और क्या हम लोगों को पता भी है, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो ऐसा है कि गृहिणी लोग को खाना बनाने में एक ये है कि मतलब होते हैं कि शुरू से उन लोगों को बोला जाता है खाना वाना बनाने के लिए, तो मतलब पता रहता है। तो बाहर में ऐसे क्या प्रॉब्लम नहीं होता है, बाहर आना जाना, अकेले जाना, ऐसे महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है। दूर दूर कहाँ जाएंगे मैम, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं तो। और खाना बनाने में क्या है, पास में ही खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद अपने घर भी मेंटेन कर लेते हैं, बच्चे को भी देख लेते हैं, सब काम हो जाता है, परिस्थितियाँ भी अच्छी हो जाती है और घर में इनकम भी आ जाता है। बिल्कुल, ये भी सही सोच है। अगर कम पढ़ाई लिखाई हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी चुनौतियां रहती है। लेकिन रोशनी जी, आपने राजनीति में कदम रखा है, राजनीति में किस तरीके की चुनौतियां आपने देखी? आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहा? देखिए, चूँकि हम राजनीति में पहुँचे या किसी भी फील्ड में पहुँचे, पर हमें एक परिवार में रहते हुए एक बेटी का दायित्व निभाना है। अगर आपकी शादी होती है तो आपको बहू का दायित्व निभाना है, और आप माँ बनती, चूँकि मैं भी माँ हूँ, मेरे 5 साल का बेटा है, तो वो दायित्व भी आपको निभाना है। वो सारी जिम्मेदारी निभाते हुए फिर आप राजनीतिक पायदान में रहते हुए आप कैसे बैलेंस करते हैं। मैं एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य हुई, और आज भी जो महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं हम,
तो जब उस मेरे सदन में वहाँ पे 10 जो है जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, 5 मेरी महिला बहनें हैं। उन 5 महिला बहनों में से जब उस सदन में बात रखने के लिए पहुंचते हैं, चूंकि क्षेत्र का जब आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो सबकी आशा होती है कि जिसको हमने वोट दिया है वही हमारी आवाज को सशक्त बनाए। तो उनका आज भी प्रतिनिधित्व, मतलब मैं शॉक्ड होती है उस सोच के कि अभी भी हम कितने पीछे हैं। उसका नेतृत्व भी या तो उनके पति करते हैं, भाई करते हैं, पिता करते हैं, और उनको ना तो मौका दिया जाता है बोलने का, ना उनको सशक्त बनाने के लिए कोई प्रयास किया जाता है। हम तमाम जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, सरकार के द्वारा भी चलाए जाते हैं, तमाम अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जो है जेन्युइन तरीके से कितने अभियान चलाए जा रहे हैं, उनका रिजल्ट कितने प्रतिशत निकल रहा है। आज हम सुरक्षा की बात करते हैं, अभी मैम जुड़ी थी, तो आज इस मध्य प्रदेश में आप अपराध का भी रेशियो देख सकते हैं। नाबालिग बेटियां, मतलब आप देखिए कि हमारे पुरुष समाज की मानसिकता कैसी है। अच्छा, ये आप पुरुष समाज की मानसिकता पर कुछ कह रही हैं तो मुझे चंद पंक्तियां याद आती है, फिर से आपसे ये सवाल करूंगी। और ये पंक्तियां हैं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। आप परेशानियां बता रही है, आज के समाज की परेशानियां बता रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप एक राजनीतिज्ञ हैं, इसीलिए आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप नीति निर्माण में विशेष योगदान रखती हैं। देखिए, इसका सीधा सा समाधान ये है कि हमें पुरुष मानसिकता पे और हर वर्ग पे काम करना पड़ेगा। हमें केवल जो है उनको एक उपभोगिता की चीज़, उपयोगिता की चीज़ नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल चीज़ बहुत बिकाऊ होती है और उसका पैमाना माप नहीं पाते। कि जैसे आपने कहा कि जन्म दिया है, जब वो माँ कोख से जन्म देती है तो उसको ये एहसास होना चाहिए समाज में कि हमें, अगर हमारी गली मोहल्ले में कोई पराई बेटी है तो हमें उसको भी उतना सम्मान देना चाहिए। तो शायद ये अपराध का रेशियो कम हो और उनको सशक्त बनाने का एक ढांचा है, इस पर काम करना होगा सभी सामाजिक सोसाइटियों को, राजनीतिक संगठनों को भी, कि अगर उनको आर्थिक रूप से आप बैलेंस करने के लिए कुछ जो है तरकीबें लाएं, संगठनों में उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है, उनकी आवाज़ों को कैसे बुलंद किया जा सकता है, और इस मानसिकता को आपको पीछे धकेलना होगा कि अगर ये महिला सशक्त होती है तो फिर हमारा औरा दब जाएगा। जब तक इस मानसिकता से ऊपर कोई नहीं उठेगा तब तक सशक्त होना मुझे लगता है नामुमकिन सा है। चाहे कितने भी अभियान चलते रहें, कितनी भी हम जो है बातें कर लें, ऐसा लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो चीज़ें लाई जा रही है, जो योजनाएं लाई जा रही है, महज कागजी उनको रखने की कहीं ना कहीं यहाँ पे कामना भी रखता है पुरुष समाज। आप ऐसा कह रही है, आप फेमिनिज्म की बात कर रही हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और परचम बना लिया है डॉक्टर नेहा आपने, बहुत तरक्की की है। लेकिन जैसा कि रोशनी जी भी कह रही थी कि बहुत मुश्किलें आती है, एक लेवल आता है जब महिला खूब तरक्की कर रही होती है तो पुरुष समाज उसे दबाने की कोशिश करता है। आप क्योंकि एक डॉक्टर है, आपने अपने सीनियर से भी डील की होगी, आपने इस तरीके की चुनौती यहाँ पर देखी क्या? आप हम जैसा बायसनेस की बात कर रहे हैं, पुरुष और जिस फील्ड में मैं हूँ, प्राइमरी मेरा सर्जरी फील्ड है, एमएस जनरल सर्जरी मेरा फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन था, उसके बाद एमसीएच हुआ, सुपर स्पेशलिटी हुआ। तो जनरल सर्जरी में यूजुअली मेल्स ही होते हैं, लड़के ही होते थे। अब तो बहुत बदलाव आने लगे हैं, अब तो बहुत सारी लड़कियां भी सर्जरी ब्रांच उठाने लगी हैं। गायनिक जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो जनरली महिलाएं होती हैं, बट सर्जरी में महिलाएं, लड़कियां नहीं पहले आती थी जी। वो होता है, कुछ दौर होता है, कुछ समय ऐसा होता है जहां आपको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी जगह बनाने के लिए जी। लेकिन अब समाज में बदलाव भी है। हम जिन पेरेंट्स के हमारे ऊपर जो प्रभाव रहा है उससे हम आगे बढ़ते रहे हैं, उन चीज़ों को संभालते हुए। और यही एक मन में पूरा वो था कि चूँकि मैं फ़ीमेल सर्जन थी तो मैंने देखा कि फ़ीमेल्स हमेशा फ़ीमेल डॉक्टर को चाहते थे ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। तो उस चीज़ का जो बायसनेस रहती थी कि महिलाएं भी चाह रही हैं किसी महिला डॉक्टर को दिखाएं, तो इसी को देखते हुए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया कि जो प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं इसलिए नहीं दिखा रहे, कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिली इसलिए हमने देर कर दिया दिखाने में। मतलब हम जब ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा होता नहीं होगा, पर हम बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखते हैं, इवन एजुकेटेड
महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ा डिसीज़ कर लेती हैं, बहुत लेट स्टेज कर लेती हैं, जस्ट बिकॉज वो शेयर नहीं कर पाती इन बातों को, और मेल डॉक्टर ही मिल रहे थे कि कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिला। सो यस, देयर इज़ दिस प्रॉब्लम। हम इन प्रॉब्लम्स को खुद भी झेलते हैं कुछ मौक़ों पर, और जनरली अपने समाज में तो इसको बहुत गहराई से देखते हैं कि महिलाओं को अभी बहुत सशक्तिकरण की ज़रूरत है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को सशक्तिकरण की ज़रूरत है। और एक बार फिर से अर्चना जी आपके पास आना चाहूँगी, और मुझे याद आता है एक वो मंज़र जब मिस वर्ल्ड का एक कंपटीशन किया जा रहा था, मानुषी छिल्लर से पूछा था कि आखिर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन आप किसे मानती हैं। उन्होंने अपने माँ के प्रोफेशन को उत्तर में दिया था, और उसका नतीजा ये निकला कि दुनिया ने उनका ये जवाब खूब सराहा और वो ही मिस वर्ल्ड बनी। एक गृहिणी के कितनी चुनौतियां आती है, जरा विस्तार से बताइएगा। चुनौतियों की बात करें तो असीमित है उनकी चर्चा करना कि ये है वो है, वो उसको आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है, बच्चों का पालन पोषण, उनको संस्कार देना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और मैं संस्कारों की ही बात को सबसे बड़ी चुनौती मानती हूँ, क्योंकि वो आजकल ख़त्म होती जा रही है। जॉइंट फैमिली वाला हमारे यहाँ पर प्रवृत्ति ख़त्म हो चुकी है, तो जो बच्चों को अनजाने में ही सारे संस्कार मिलते चलते थे वो सब भी ख़त्म हो गए। आज हमारे यहाँ लड़कों की मानसिकता, वो इस मानसिकता के साथ बड़े नहीं होते हैं कि बहनों का, लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनको अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, ये नहीं होता है। दूसरी तरफ लड़कियों के भी संस्कार की मैं बात करूँगी तो लड़कियों को भी ये संस्कार देना ज़रूरी है कि यदि आपके साथ में, उनको हिम्मत दिलाना ज़रूरी है कि यदि कोई आपके साथ में गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उसके लिए तैयार रहें, उसका विरोध करें, ना सहें, और अपनी बात शेयर करें, या जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएं। मैं इंगित कर रही हूँ ये उस जगह के लिए कि जब लड़के घर परिवार के ही होते हैं, पुरुष होते हैं, जो घर की लड़कियों का या महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करते हैं, बिल्कुल दुष्कर्म की आप जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में बच्चियों को पहले से ही सतर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रानी देवांगन जी लगातार बनी हुई है। रानी जी, आप मुझे बता रही थी कि आपकी एजुकेशन उतनी नहीं हो पाई, लेकिन क्या आप ये सुनिश्चित करती हैं कि आपके अगर बच्चे हैं, उनके अगर बच्चे हैं, तो उनको शिक्षा का अधिकार ज़रूर मिले, उनको शिक्षा ज़रूर मिले। उन्हें सतर्क करने के लिए आप अपने स्तर पर क्या कर पाती हैं? उनके लिए आज उन्हीं के लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हम किस कारण से नहीं पढ़ पाए, हमारी ये कोशिश है कि हमारे बच्चे आगे जाके एजुकेशन करें, पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि मैम आज की इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नारी शक्ति पढ़ाई लिखाई करेगी, बाहर जाएगी, उठना बैठना, ऐसी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को जी। इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। और हम नॉर्मल घर की महिलाएं आजकल पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए फ्यूचर के लिए प्लान, ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर सके, अब आगे बढ़ सकें। रानी जी, आप अपने आप को नॉर्मल नहीं कह सकती है, कोई भी महिला मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल होती है, लेकिन मुझे ये बताइएगा, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं लाई हुई है, छत्तीसगढ़ में तो महतारी वंदन योजना भी चलती है, उन सब का लाभ आप तक पहुंच पा रहा है, धरातल पर पहुंच पा रहा है? जी मैम, हम लोगों को मिलता है, और ये शासन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इसके कारण महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इसके कारण महिलाओं को बहुत ज़्यादा मतलब सहायता मिल रही है महिलाओं को सरकार की तरफ से। तो सरकार का धन्यवाद महिलाओं को हेल्प करने के लिए। ऐसी बहुत सारी मतलब योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। अच्छा है, सरकार पहले से ज़्यादा सख्त है महिलाओं के लिए, अच्छा अच्छा मतलब ये निकाल रही है महिलाओं के लिए। बस मेरे से इतनी विनती है मैम कि आजकल की इस दुनिया में पढ़े लिखों का समय चल रहा है। हम जैसे नॉर्मल ग्रेड की महिलाएं ज़्यादा ना मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, पढ़ लिख नहीं पाती है। बहुत लोग मतलब कहीं चले गए, कहीं आ गए, बैठ गए,
तो बस इतना ये है कि हर महिलाओं को अपना सम्मान मिलना चाहिए। रानी जी, भले ही चाहे आपकी जैसी शिक्षा भी नहीं हो हों, पाई है, पढ़ी लेकिन लिखी। आपने अपनी मेहनत से एक मिसाल पेश की है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और रोशनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप बोल रही थी कि सरकारी योजनाएं बन तो रही हैं, लेकिन धरातल पे उसका असर नहीं नजर आ रहा। लेकिन मानती हैं क्या कि एक तबका ऐसा है जिसे असल में इसका लाभ मिल रहा है? देखिए, जब भी कोई सरकारें आती हैं, अगर लंबे समय में, जैसे मध्य प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो बिल्कुल सरकार का जो ड्यूरेशन टाइम होता है तो कुछ ना कुछ विकास तो गढ़ा ही जाता है और उसके नाम पर भी वो गठित चिन्हित हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहती, लेकिन आज हम सशक्तिकरण की, हम उस बोन की बात कर रहे हैं जिससे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आज महिला, एक बेटी जब घर निकलती है कुछ सशक्त हुए और उसका मायना कितने प्रतिशत है, ये देखना ज़रूरी है। आज वो महिला, जैसे कि अभी बहन मेरी अर्चना बहन और मैं रानी बहन को सुन रही थी, तो उन्होंने सबसे मेन बात कही है कि जब आप काम के प्रोफेशन में हैं तब भी आपको घरेलू अपना घर, जिसे एक महिला झोपड़ी को भी मंदिर बनाने का काम करती है, तो वो दायरा निभाते हुए, और आप जब सामाजिक दायरे में अपना पैर बाहर रखते हैं कमाने के लिए, तो जो आपके आसपास की बातें होती हैं, मानसिक रूप से अपने आप को कितना मजबूत करना होता है, ये बहुत सारे संघर्ष और चुनौतियां होती हैं इनके जीवन में। तो सरकारें काम करती होंगी, नो डाउट, बिल्कुल, जैसे कि कांग्रेस भी लगातार काम करती है, और मैं इससे बिल्कुल राजनीति से हट के बात और इनके हौसला बढ़ाने के लिए मैं इनको बात कहना चाहती हूँ कि अभी तो बाज की आखिरी उड़ान बाकी है, अभी तो हमारा इम्तिहान बाकी है, अभी तो जीता है हमने पर्वतों को, अभी तो आसमान जीतना बाकी है। तो हम हौसला इतना मजबूत रखते हैं कि हमें कोई कितना भी प्रताड़ित कर ले, कितना भी गिराने की कोशिश कर ले, लेकिन ईश्वर की कृपा कह लें और ये महिलाओं के ताकत की बात कर ले, उनके इमोशनल अटैक कर ले, कोई किसी तरीके से भी प्रभावित कर ले, लेकिन जब आती है महिला नरसंहार की, तो वो बिल्कुल झांसी की रानी डट कर के खड़ी रहती है और बुलंदता से अपना पंचम लहराती हैं, और वो हमेशा करेंगी, मुझे लगता है। बस आज महिला सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं का अधिकार है तो उनको हक से उनका अधिकार दीजिए, बार बार उनको छीनना ना पड़े, भीख ना मांगना पड़े, ये बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सशक्त देश की पहचान और प्रदेश की पहचान बनानी है तो नारियों से बनती है, क्योंकि नारियों को देवता भी पूजते आए, देवताओं ने भी, माँ काली चंडी भी शंकर के पैरों में रोंदी गई है, उनको रौंदा है। अगर किसी बात की माफी स्वयं मांगनी शक्ति है का तो स्वरूप है हर महिला, बिल्कुल स्वयं बिल्कुल शक्ति का बिल्कुल। स्वरूप है हर महिला, और यही वजह है कि आज महिला दिवस, वैसे तो एक दिन नहीं होता है महिलाओं को पूजने का, नमन करने का, लेकिन क्योंकि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है तो इसीलिए आज की खास चर्चा की जा रही है। एक और हमारे साथ नारी शक्ति का स्वरूप जुड़ गई हैं, इनका नाम है सोमवती, रायपुर से जुड़ी हैं, घरेलू मददगार है। देखिए, विस्तार न्यूज हर तबके की, हर वर्ग की महिलाओं से बातचीत करना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई जरा सी भी मेहनत करके अपना पेट पाल रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल पेश करता है। सोमवती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। आप बताइएगा कि आपके जीवन में क्या चुनौतियां हैं? काम तो करते छो, कमात हो, खात हो, हाँ, और वैसी बच्चा माला पाला हूँ, और वैसी पालते आत हूँ, लड़का माला पढ़ाए लिखाए हूँ, हाँ, अभी पढ़ा छोटे वाले बाबू है। सोमवती जी, ये बताइएगा कि आपकी शिक्षा कितनी हुई थी और आप अपने बच्चों को आपने कितना पढ़ाया? अभी छोटे वाला है कॉलेज जाते, क्या बात, और वो मन है 5वीं पढ़ के छोड़ी से, हाँ, और शादी भी कर दे मालवा जलवा, हाँ, और करके लड़की घलोक ससुराल भेज दे, लड़का के बहू ला ले। अच्छा, और अपन वहू हरते बिलासपुर में कमात खाते, अब मैं यहाँ हम रायपुर में। सोमवती जी, आपकी दास्तान सुन के, आपके संघर्ष को सुन के मुझे रईस का, किंग खान का, शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आता है कि अम्मी जान कहती थी कि कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होता, इसलिए हर प्रोफेशन के लिए दिल में इज्जत बहुत रखनी चाहिए, और बहुत है भी। लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि आप क्योंकि महिला हैं इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है? अगर बात की जाए पूरी की पूरी हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था पर, तो
कोई साथ नहीं दे तो का करबे, मजबूरी ईटा पत्थर कमा कमा के तो पाल के पोस के बड़े करे लड़का वाला। अब बड़े करके फिर दे, अब बड़े होई से, अब बड़े बड़े होई से तब अब अलग अलग हो गए सब कोई, फिर मजबूरी में हवा। ठीक है सोमवती जी, आपका संघर्ष गौर करने लायक है। अच्छा लगा ये आपकी दास्तां जान के, जिंदगी का संघर्ष जान के। डॉक्टर नेहा गुप्ता लगातार बनी हुई है, आपसे मैं एक क्विक टिप्पणी चाहूंगी कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं के लिए इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी हो जाती है। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हम सभी को ये पता हो कि क्या लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। एंड ब्रेस्ट इज़ अ सुपरफिशियल ऑर्गन, बहुत ऊपरी भाग होता है, तो बहुत इजीली हम पकड़ सकते हैं इन लक्षणों को। सबसे कॉमन लक्षण जो होता है वो होता है गठान, किसी गठान का महसूस होना स्तन में जी, स्तन की त्वचा में कोई बदलाव दिखना, लालिमा दिखना, या संतरे के छिलके में जैसे पोर्स दिखते हैं उस तरीके का कोई बदलाव दिखना, निपल में से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आना, खून का रिसाव होना, या निपल का अंदर की तरफ नया खिंचाव डेवलप होना। एक और होता है कि बगल में एक्जिला में कोई गठान का महसूस होना। सो ये वो लक्षण हैं जो आप कभी भी अगर आप देखें, अपने आप को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। अपने एग्जामिनेशन का हम यह बोलते हैं कि 20 से ऊपर की महिलाओं को, लड़कियों को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, अपनी जांच स्वयं से करनी चाहिए। बिल्कुल, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तमाम आप जानकारियां दे रही हैं, क्योंकि कोशिश कर रहा है विस्तार न्यूज़ कि यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम जागरूकता भी दे सकें, एक गृहिणी की ज़िंदगी भी बता सके, इसलिए कोशिश की है कि हर वर्ग की महिलाओं को यहाँ बुलाए और उनको नमन करें, नारी शक्ति को नमन करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया विशेष चर्चा करने के लिए। और देखिए, चंद पंक्तियों के साथ आज आपसे विदाई लेना चाहूँगी कि औरत के खुदा दो हैं, हकीकी और मिजाजी, पर उसके लिए कोई भी अच्छा नहीं होता। और अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है।